doctors, judges, and even spam filters use one powerful idea to make better decisions. It's not AI or intuition, it's Bayes' theorem. So hello everyone and welcome to Tathyam, and today we are going to discuss about Bayes' theorem. So without further ado, let's jump straight into the topic. ठीक है, क्या होता है Bayes' theorem? लेट्स से हम एक एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए, ओके, और E1, E2, E3 dot 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 En are n number of events which constitute a portion of the sample space. मतलब जो हम एक्सपेरिमेंट किए हैं उसका जो सैम्पल स्पेस है, these are the events which constitute the portion the partition of the sample space. Partition of sample space. इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये जो इवेंट्स हैं आर पेयर वाइज डिसजॉइंट प्लस E1 यूनियन E2 यूनियन E3 यूनियन डॉट 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 En विल फॉर्म द सैम्पल स्पेस. ठीक है, अब पेयर वाइज डिसजॉइंट क्या होता है? ठीक है, लेट्स से एक डाइस का एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, हम लोग एक डाइस को रोल किए, डाइस का आउटकम क्या होगा? 1 2 3 4 5 6, यही हो जाएगा हमारा सैम्पल स्पेस. ठीक है, E1 लेट्स से एक इवेंट है 1 2 3 होने का, E2 एक इवेंट है 4 5 6 होने का. तो पेयर वाइज डिसजॉइंट किसको बोलेंगे? देखो, E1 और E2 में कोई भी आउटकम सेम नहीं है, कोई भी सिमिलैरिटी, कोई भी कॉमन आउटकम नहीं है. कोई कॉमन आउटकम है? देखो तो इसमें 1 2 3 है, इसमें 4 5 6 है, तो हम लोग E1 और E2 को डिसजॉइंट बोलेंगे. वहीं लेट्स से एक इवेंट E3 हम लोग लिए, इवेंट नंबर आने का 2 4 6 इवेंट नंबर है. ठीक है, अब देखो तो E2 E3 को हम लोग अगर देखेंगे तो देखो E2 में 4 6 और E3 में 4 6 कॉमन है. ठीक है, ये दो, इसमें ये दो कॉमन है E2 E3 में, तो E2 E3 डिसजॉइंट नहीं है. ठीक है, समझ में आया? अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर जितना इवेंट्स है, ये सारे इवेंट्स का हम यूनियन कर देंगे तो वो सैम्पल स्पेस बन रहा है. मतलब ये इवेंट्स के अलावा और कोई दूसरा और कोई अनदर और कोई आउटकम नहीं है सैम्पल स्पेस में. मतलब अगर हम वेन डायग्राम बनाएंगे ना तो ऐसा बनेगा, देखो, ये इवेंट E1 है, ये इवेंट E2 है, ये इवेंट E3 है, ये इवेंट E4 है, डॉट 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 डॉट, ये इवेंट En है. ये पूरा जो स्क्वायर है ये सैम्पल स्पेस है. तो ये ऐसा बनेगा इसका वेन डायग्राम. ना कोई सिमिलैरिटी, ना कोई कॉमन रीज़न है. देखो, कोई कॉमन रीज़न है कोई भी इवेंट का नहीं, और ये सारे इवेंट का यूनियन कर देंगे तो हमको सैम्पल स्पेस दे देगा. तो ये मतलब हुआ पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस कॉन्स्टिट्यूट करने का. ठीक है, तो अब ऐसा इवेंट है. अब इसके बाद एक लेटर इवेंट हुआ लेटर इवेंट हुआ जो कि जिसका प्रोबेबिलिटी नॉन जीरो है. ठीक है, और ये जो है ना, ये इवेंट कुछ ऐसा आएगा सैम्पल स्पेस में. मतलब ये सबसेट है ऑफ ऑल दीज इवेंट्स. ठीक है, तो अगर मान लो इवेंट ए हुआ तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी EI हुआ है. मतलब एनी ऑफ दीज एन नंबर ऑफ इवेंट्स हुआ है, तो ये तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, सिंपल. लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे. ये क्या हो जाएगा? EI इंटरसेक्शन A डिवाइड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ A. ठीक है, अब
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई क्या होता है, ये हमारा मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन ई आई क्या होता है, तो ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, और हम लोग इसको ये लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई और प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए दोनों तो एक ही चीज़ आया, दोनों तो एक ही चीज़ है, तो हम लोग इसका वैल्यू, ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। पुट कर देंगे तो क्या होगा, इक्वेशन 1 क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है ये हम लोग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए तीन इवेंट हम लेते हैं, ठीक है। इवेंट डायग्राम बनाते हैं, 3 इवेंट लेते हैं, ये इवेंट E1 है, ये इवेंट E2 है, ये इवेंट E3 है और ये एक इवेंट ए है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देखो तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब क्या, ये एरिया प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ठीक है। अब ये एरिया देखो, ये तो सबसेट है ये तीनों इवेंट का, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 ये एरिया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 ये एरिया प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3 ये एरिया, यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। अब यहाँ से रिलेट करो तो इसको देखो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई, तो हम लोग डायरेक्ट रिलेट करके लिख देते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 फिर यहीं से रिलेट करके लिख दो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन E2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, सिमिलरली इन E3 प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to 3 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई लिख सकते हैं, ठीक है। अब मान लो 3 इवेंट्स है, n नंबर ऑफ इवेंट्स हुआ तो जैसे कि ये n नंबर ऑफ इवेंट्स हुआ तो क्या होगा, समेशन ऑफ आई इज इक्वल्स टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई। अब इक्वेशन 2 में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे तो क्या होगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इन ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन ई आई डिवाइडेड बाय समेशन आई इज इक्वल्स टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इन ई आई, और यही होता है बेस थ्योरम यही होता है। तो अब तो ये तो बहुत ज़्यादा मैथ हम लोग कर लिए, रियल वर्ल्ड यूजेस क्या है बेस थ्योरम का, ठीक है। व्हाट इज द रियल वर्ल्ड यूज, बेस थ्योरम मतलब क्या है, क्या हम लोग को बताता है, क्या पता चलता हम लोग को बेस थ्योरम यूज़ करके। सो बेस थ्योरम आंसर्स रिवर्स और इनवर्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब रिवर्स और इनवर्स प्रोबेबिलिटी क्या होता है, मतलब लेट्स से 2 इवेंट हुआ ना, एक
इवेंट ये है, इसके बाद दूसरा इवेंट ये हुआ, ठीक है। तो रिवर्स और इन्वर्स प्रोबेबिलिटी मतलब कि ठीक है बी इवेंट हुआ है, अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि ई इवेंट भी हुआ हो, मतलब फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अर्लियर इवेंट गिवन दैट ए लेटर इवेंट हैज ऑलरेडी हैपेंड। मतलब बी इवेंट हुआ है, अब व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि ई इवेंट भी हुआ है, ये इनवर्स प्रोबेबिलिटी आंसर करता है बेयस थ्योरम। फॉर एग्जांपल लेट्स से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं कि ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्या ओवर स्पीडिंग लीड्स टू एक्सीडेंट, ठीक है। तो ओवर स्पीडिंग एक इवेंट है और एक्सीडेंट लेटर इवेंट है, पहले ओवर स्पीडिंग होगा उसके बाद फिर एक्सीडेंट होगा, ठीक है। अब एक्सीडेंट अगर हुआ है तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी कि वो जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है वो ओवर स्पीडिंग कर रहा था, दिस इज रिवर्स प्रोबेबिलिटी, ठीक है। और एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो हम लोग एक एक्सपेरिमेंट किया है, मतलब एक डिजीज़ का ट्रायल, डिजीज़ को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट किया है। मान लो एक डिजीज़ है, ठीक है, और इसका टेस्ट हो रहा है। अब ये टेस्ट तो 100% एक्यूरेट तो नहीं हो सकता, तो ये टेस्ट का कुछ एक्यूरेसी है। मतलब अगर मान लो 100 लोगों को डिजीज़ है और ये टेस्ट कंडक्ट होता है, तो लेट्स से 90% या 99% इसका एक्यूरेसी होगा, ठीक है। तो अब बेस थ्योरम देखो क्या आंसर करेगा, बेस थ्योरम आंसर करेगा कि ठीक है पॉजिटिव रिजल्ट आया टेस्ट का, अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो इंसान को वो डिजीज़ है, दिस इज रिवर्स प्रोबेबिलिटी विच इज़ आंसर्ड बाय बेस थ्योरम। तो ये तो कुछ एग्जाम्पल हैं, रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल। और बेस थ्योरम देखो ऐसा कॉन्सेप्ट है ना जिसको प्रैक्टिस कर करके इसको डीपली समझ पाओगे। अच्छे से अगर इसको समझना है तो इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये तो 2 एग्जाम्पल हम लिए और ऐसे डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करो बेस थ्योरम को और अच्छे से समझने के लिए। और इफ़ यू हैव एनी डाउट you can leave a comment. So yeah, this is it for today and we will meet in the next video. So yeah, thank you.